सर आपके बारे में थोड़ा सा बताओ हमारे व्यूअर्स को, कहाँ से बिलोंग करते हो, क्या नाम है आपका और क्या करते हो? मेरा नाम अभिमन्यु बख्शी है। मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूँ और इस समय हरियाणा पंचकुला में रह रहा हूँ। और पढ़ाई मैंने बिजनेस इकोनॉमिक्स में करी है, इंग्लैंड से करी है। लेकिन कोविड के दौरान, कोविड से जस्ट पहले ही मैं वापस आ गया था। मैं मुंबई में रहा थोड़ा साल, अपना लॉजिस्टिक्स का हमारा व्यापार रहा, उसमें मैंने थोड़ा सा एक्सपीरियंस गेन करा। लेकिन लॉजिस्टिक्स के व्यापार की वजह से मुझे एग्रीकल्चर के बारे में काफ़ी जानकारी उस समय मिली, क्योंकि हम काफ़ी एग्रीकल्चर के एक्सपोर्ट को, इंपोर्ट को केटर करते थे। और वहाँ से थोड़ी रुचि जागी मेरी कि मैं जानूँ और एग्रीकल्चर के बारे में और उसमें पार्टिसिपेट करूँ। और 2021 में आके हमने अपना एग्रीकल्चर की जर्नी ऑफिशियली शुरू करी। हमने नेट फार्मिंग से शुरू करी। हमने नेट फार्मिंग करी, हमने मल्टी क्रॉपिंग करी, और आज की डेट में हमारा एक स्टेपल क्रॉप बन चुका है जी, स्ट्रॉबेरी। ओके। तो हम नॉर्थ इंडिया में वन ऑफ द फ्यू फार्मर्स हैं जो स्ट्रॉबेरी उगाते हैं। और हरियाणा पंचकुला साइड में तो हम प्राउडली बहुत कम ब्रदर्स हैं जो उगा पाते हैं बिकॉज ऑफ द वेदर कंडीशन। लेकिन वो हमारा एक एक्सपर्टीज़ बन गया है पिछले 3 साल से, वो हमारा स्टेपल क्रॉप बन गया है जी। बाकी रही बात और एक्टिविटीज़ की, हमने कैटल फार्मिंग, हमारा डेयरी का काम भी हमने करा है। अभी उसको हम और एक्सपैंड करने के तरफ जा रहे हैं। और अब हम एक सर्कुलर इकोनॉमी की तरफ थोड़ा अपना रुख मोड़ रहे हैं, और हम एक वर्मी कंपोस्ट बनाना, रॉ मटेरियल उस तरह से प्रिपेयर करना हमारे और फार्मर भाइयों के लिए, वो करने के हम डायरेक्शन में जा रहे हैं जी। अभी जिस फार्म पे सर हम लोग बैठे हैं, क्या यही फार्म है जहाँ पर आप ये पूरी जो आप बात करें सर्कुलर इकोनॉमी की एग्रीकल्चर में, भले ही वो वर्मी कंपोस्ट हो, स्ट्रॉबेरीज हो, सोलर हो, डेयरी हो या कुछ भी हो, क्या इसी जगह पर ही आप सारा इनिशिएट करने की कोशिश कर रहे हैं? जी हाँ, यही फार्म है, यही लैंड है जहाँ पे हम अपना सर्कुलर इकोनॉमी की जर्नी शुरू करना चाहते हैं। हमारे पास यहाँ पे फार्मिंग के लिए लैंड है, हमारे पास यहाँ पे डेयरी चलाने के लिए हम एग्जिस्टिंगली डेयरी चला भी रहे हैं, और साथ में पशु की सेवा भी कर रहे हैं। और वर्मी कंपोस्ट का भी हमने काम इसी लैंड पे शुरू कर दिया है। हमारा एम है अगले 1-1.5 साल के अंदर हम यहाँ पे अपनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट, जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट है, उसको भी हम क्लीन एनर्जी की तरफ, सोलर एनर्जी की तरफ लेके जाएं। रेन वाटर हार्वेस्टिंग जैसे पानी की बचत करें, वेस्टेज करना कम करें, क्योंकि ज़मीन में जो हमारा पानी है वो डाउन जाता आ रहा है। बिल्कुल, ग्राउंड वाटर रिचार्ज नहीं हो रहा, क्योंकि मिट्टी पक्की हो गई है, पानी जा नहीं पा रहा बारिश का, तो इस वजह से पानी की भी किल्लत आ रही है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। और ये सारी तरफ हो रहा है जी जी, उसी वजह से रेन वाटर हार्वेस्टिंग का तरफ हमारा डायरेक्शन है जी जी। बहुत अच्छे सर। तो अभी फिलहाल जैसे आपने बताया वर्मी कंपोस्ट भी लगा रहे हैं जी। तो आपका क्या कोर पर्पस उसका क्या है? आप खुद की ही उससे कंजम्पशन पूरी करना चाहते हैं या उसको जो है आप मार्केट में भी सेल करना चाहते हैं? क्या आपका पर्पस है उसको लेकर? शुरुआत में हम अपनी खुद की ही जो यूटिलाइजेशन है उसको फुलफ़िल करना चाहते हैं, जो हमारी खुद की रिक्वायरमेंट है उसको फुलफ़िल करना चाहते हैं। और साथ ही साथ कुछ हमारे ऐसे फार्मर भाई हैं जिनका रिक्वायरमेंट रहता है, जो अच्छे से वर्मी कंपोस्ट बना नहीं पा रहे थे, तो हमने एक ज़िम्मा लिया कि हम अपने लिए अगर अच्छी से कर सकते हैं तो हम बाकी फार्मर भाइयों को भी अच्छे से चीज़ प्रोवाइड कर सकते हैं। क्योंकि हमारा मेन काम ये नहीं है कि हमें अपने लिए ही सिर्फ कंज्यूम करना है, हमें सबके लिए एक चीज़ बनाना है। अभी आपने सर यहाँ पर जो स्ट्रॉबेरीज लगा रखी थी, अब तो सीजन नहीं है स्ट्रॉबेरी का, तो अब आपकी क्या प्लानिंग है इसी ज़मीन पर, और कौन सी क्रॉप्स आप लगाएंगे भाई जिससे आपको इनकम अच्छी हो? ये उनके लिए जो कि आम क्रॉप्स में काम कर रहे हैं वो लोग भी देखेंगे कि हम एग्रीकल्चर में ही अच्छी क्रॉप्स उगाकर ज्यादा पैसा भी कमा सकते हैं, जैसे आप स्ट्रॉबेरी कर रहे हैं। बिल्कुल, ये एक प्रोग्रेसिव किसानी करता है। बिल्कुल, जो आम किसान है वो भी स्ट्रगल ही कर रहा है। बिल्कुल। तो उसके लिए आप बताइए कि आप कैसे यहाँ पर, अब क्या प्लानिंग आपकी क्रॉप्स की है उगाने की? देखिए, इस समय पे क्रॉप को आप आइडेंटिफाई करने के लिए आपका ज़मीन जो है उसका सॉइल का जो फर्टिलिटी है और आपके आसपास के एरिया का जो एक एनवायरनमेंट है उसको समझना भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप इंटरक्रॉपिंग तो कर सकते हैं,
लेकिन अगर आप इक्विपमेंट नहीं लगा सकते हैं, आप उसको अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, या सब्सिडी मिलने में दिक्कत आ रही है, या कोई भी कारण की वजह से आप वो नहीं कर सकते, तो शुरुआत में आप इस तरह के ऐसे क्रॉप्स को आइडेंटिफाई करके और उनको प्रोसेसिंग की तरफ जाके भी आप एक अच्छा सा इनकम जनरेट कर सकते हैं। हम लेकिन इस समय ऐसी बेल्ट में बैठे हैं जहाँ पे टमाटर, जिंजर, आपके टर्मरिक, इसकी बेल्ट ये हमारे लिए बहुत आप बोले फर्टाइल है, हमारा लैंड उसको ज़्यादा सपोर्ट करता है जी। अब टमाटर एक ऐसी चीज़ है जी, अगर फार्मर भाई उगाएं तो उसका उनको अच्छा मोल नहीं मिल पाता कभी कभार, क्योंकि एक होल कंजम्पशन वाली क्रॉप है, एक मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ओवर सप्लाई वाली वो है। तो वैसी क्रॉप्स में हमने प्रोसेसिंग की तरफ ध्यान करना शुरू करा, और आप यकीन मानिए कि इतना मुश्किल नहीं है प्रोसेसिंग कर पाना। प्रोसेसिंग अगर मैं थोड़ा सा सरल भाषा में बताऊं तो वैल्यू एडिशन करना जी बिल्कुल। आपने फॉर एग्जांपल अगर आपके पास टमाटर है तो उसका कुछ आपने फर्दर प्रोडक्ट बनाया, बिल्कुल जी, जिससे आपका जो मतलब इनकम का फ्लो था वो बदल जाता है, वो बदल जाता है, मतलब पूरा ही चेंज हो जाता है, पूरा ही चेंज हो जाता है। मैं जैसे आपको एग्जांपल देता हूँ, हमने जब टमाटर के साथ एक्सपेरिमेंट करा, हमने बड़े टमाटर से छोटे टमाटर तक, जिसको चेरी टमाटो बोलते हैं, वो वहाँ तक हमने अपना वर्किंग करा, और फिर हमने टमाटर जो हमारे नहीं बिक पा रहे थे मंडी में, हमने उसको सन ड्राई करके आपके जितने पिज़्ज़ा की दुकानें हैं, बर्गर की दुकानें हैं, उन सबको भी सप्लाई करा, और वो बहुत, उसमें हमारे को जो आमदनी मिली वो 4 गुना 5 गुना बराबर थी जो हम नॉर्मल अपने चैनल्स में जब बेचने जाए उससे। लेकिन इसमें एक वो चीज़ भी है कि आप तो बड़े शहर में बैठे हो, जो किसान छोटे शहर में बैठा है, जो इंसान जो एग्रीकल्चर में भी आना चाह रहा है जी, अगर उसके आसपास में उस चीज़ की उतनी कंजम्पशन या डिमांड ही ना हो जैसे आपने करके बेचा, बिल्कुल जी, तो क्या उसको पहले आइडेंटिफाई करना है कि उसके एरिया में किस चीज़ की डिमांड है, फिर उसकी प्रोसेसिंग करे, क्या ये सही चीज़ होगी? बिल्कुल जी बिल्कुल। बिकॉज देखो, आपका डिमांड जान पाना आसपास का, और मैं नहीं समझता आज की डेट में इस इंफॉर्मेशन की दुनिया में इतना मुश्किल है जितना आज से 5-10 साल पहले मुश्किल था फार्मर भाइयों के लिए भी, क्योंकि जैसे हमारी इंडिया का ग्रोथ होता जा रहा है, जिस प्रकार से हम सबके पास मोबाइल फ़ोन है, हम सबके पास डेटा है, हम सबके पास इंटरनेट है, उसके ज़रिए हम ये आइडेंटिफाई करना बहुत आसान हो जाता है कि हमारी आसपास की डिमांड क्या है। और ऐसे काफ़ी आज के गांव हैं, ऐसे जगहें हैं जहाँ पे ये पिज़्ज़ा बर्गर जैसी दुकानें भी आने लगी हैं। तो आप अगर आसपास के सिर्फ उनके नॉर्मल कॉन्टैक्ट के साथ भी अगर आप बिल्ड कर लें अपना रिलेशनशिप, और आप बातचीत कर लें, तो आपको पता चल जाएगा कि आप किस तरह से एक अपने क्रॉप को वैल्यू एडिशन करके उससे एक एक्स्ट्रा इनकम जनरेट कर सकते हैं। लेकिन उसमें जैसे मैंने आपको बोला, आपका जगह की क्रॉप का क्या फर्टिलिटी है, आपकी ज़मीन की क्या उपजाऊ है, उसका क्या सपोर्टिव है, वो जानना बहुत ज़रूरी है। पहला तो ये कि हमारी ज़मीन उसे उगाने के लिए प्रॉपर मतलब उसमें क्षमता हो। दूसरी चीज़, हमारा जो मार्केट है बिल्कुल उसमें उस चीज़ का डिमांड हो, बिल्कुल डिमांड भी हो। और आजकल क्या है, अब जैसे हमने वर्मी कंपोस्ट लगाना शुरू करा तो उससे हमने ये सीखने को मिल रहा है, खैर अभी हमारी जर्नी शुरू हुई है, लेकिन थोड़ा बहुत हम जो अपना एक्सपीरियंस साथ ही साथ जर्नी के दौरान जो हम ले रहे हैं, कि अगर आपकी ज़मीन में थोड़ी सी कुछ कमी है, कुछ भी ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से आपको फर्टिलिटी में दिक्कत आ रही है या उगाने में दिक्कत आ रही है, मतलब न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी है हमारे, न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी जो है, बिल्कुल जी, तो उसकी पूर्ति होगी, उससे पूर्ति होती है, बिल्कुल जी, वर्मी कंपोस्ट से। और आप अगर आपके आसपास कोई गौशाला या कोई डेयरी फार्म है, तो आपके लिए तो वो एक तरह से मैं बोलूँ जी सोने पे सुहागा है, क्योंकि आपके लिए वो कॉस्टिंग जो है, आपके लिए जो वो वर्किंग है, वो एक सरल हो जाती है, वो आसान हो जाती है, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा गहराई में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, आपको सोचने की ज़रूरत ज़्यादा नहीं पड़ती, और आपका वर्किंग जो है वो काफ़ी सिंप्लीफाई हो जाता है मेरे विचार में, जो हमारे एक्सपीरियंस जी। तो आपने इसमें जैसे मान लो वर्मी कंपोस्ट आपने बनाया जी, वर्मी कंपोस्ट बनाना क्यों ज़रूरी है, क्या कारण था कि आपने वर्मी कंपोस्ट शुरू करा, भले खुद की कंजम्पशन के लिए या बेचने के पर्पज से, लेकिन क्या कोर रीज़न था मतलब इस चीज़ का कि आपको इसका फ़ायदा लगा?
वो एक ब्रीफ थोड़ा सा बताओ। इसके दो आंसर है जी। सबसे पहला आंसर जो शायद बहुत लोग एक्सेप्ट ना कर पाएँ या वो कर पाएँ, मेरे लिए जी वेस्टेज बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। मुझे ऐसा लगता है कि चाहे हम फार्मिंग कर रहे हैं या कोई व्यापार कर रहे हैं, मैं वेस्टेज को लेके बहुत ज़्यादा मतलब कंसंट्रेट करता हूँ। और वेस्टेज का मतलब ये नहीं है कि कोई ऐसी चीज़ है जो इस्तेमाल नहीं हो सकती। मुझे बहुत जोर की ऐसा लगता है कि कुदरत की बनाई, भगवान की बनवाई सारी चीज़ें जो हैं उन सब का कुछ ना कुछ कारण है और उन सब का कुछ ना कुछ यूटिलाइजेशन है। तो गाय माता जो हमारे को डंग देती हैं, उनकी वजह से हमें अपने सॉइल में, धरती माँ को जो हम और एनहांस कर पाते हैं, उसका जब हमें समझ आया, जब साइंटिफिक उसका बैकग्राउंड समझ आया, तो उस समय तो हमारा बहुत क्लियर हो गया कि एक तो हम उसको वेस्ट कर रहे हैं। वेस्टेज का मेरा कहने का मतलब यही है कि हम उस जीव अमृत को, वो अमृत को हम सिंप्लीफाई डंप कर रहे हैं, हम उसको वेस्ट जाने दे रहे हैं। अच्छा, जब आप डायरेक्ट काऊ डंग डालते हैं जमीन में तो भी वो एक तरह का वेस्टेज है, क्योंकि आपकी जमीन में दीमक लगेगी। बिल्कुल जी। आपकी जमीन जो आपकी मिट्टी है उसका कंजम्पशन या उसका जो न्यूट्रिएंट्स है वो अडेप्ट कर ही नहीं पाएगी। बिल्कुल जी। गोबर को इटसेल्फ डिकम्पोज होने में 6 महीना लग जाता है जब आप पिट बनाते हैं। बिल्कुल जी। तो किसान भाई हम आज भी काफ़ी अवेयरनेस के बावजूद भी डायरेक्ट गौशाला से गोबर लाकर या फिर कुर्डी का खाद हम बोलते हैं, जो कि गौशाला में ढेरी बनाकर रख देते हैं, वो डालते हैं। वो काम का नहीं। उससे क्या है, हमारे इसमें जो है उसमें खरपतवार के बीज भी हैं, उसमें आपकी दीमक भी है, उसमें सब चीजें हैं, सब कुछ है। लेकिन उसको प्रॉपरली डीकम्पोज करना जरूरी है। वो भले ही आपके पास 3 तरीके हैं उस चीज के। आप सबसे पहले तो फार्म यार्ड मैन्योर बना सकते हो जीरो खर्चे पे, आपको कुछ खरीदने की जरूरत नहीं। पिट बनाओ मिट्टी में, पिट में वो आप रखो, भरो और 6 महीने में आपका जो तैयार हो जाएगा। बिल्कुल। उसके बाद में आप वर्मी कंपोस्ट बनाइए। वो जो पिट में आपका तैयार होगा उसमें जो न्यूट्रिएंट्स का प्रोपोर्शन होगा हालांकि कम होगा, लेकिन वो डीकम्पोज खाद होगा, आपके जो पौधे को डायरेक्ट मिल जाएगा वो। बिल्कुल बिल्कुल। दूसरा, आप वर्मी कंपोस्ट बना सकते हैं जो कि सबसे बेस्ट है। वर्मी कंपोस्ट से ऊपर तो कुछ है ही नहीं। न्यूट्रिएंट्स वाइज भी इसमें 17 के 17 पोषक तत्व हैं। कार्बन इसमें बहुत अच्छा है जो कि हमारी जमीन को चाहिए। बिल्कुल जी बिल्कुल। तीसरी चीज, आप जीवामृत बनाकर चला सकते हैं। बिल्कुल सही। जीरो खर्चा है जीवामृत में भी आपका, फार्म यार्ड मैन्योर में भी। तरीका हम समझाते हैं बिल्कुल मुफ्त में। बिल्कुल जी बिल्कुल। तो किसान भाइयों को ये 3 चीजें अडेप्ट करनी है, 1-2 नहीं, मतलब आपको 3 साल बाद तो डालना ही नहीं पड़ेगा केमिकल। बिल्कुल। जमीन आपकी अपने आप से मजबूत हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपकी जब इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है तो आपको बाहर से न्यूट्रिशन की, बाहर से अलग अलग विटामिन की जरूरत पड़ती नहीं। बिल्कुल नहीं पड़ती। तो ये एक छोटा सा मतलब एक चेंज है जो आप चाहे मर्जी से करें चाहे आपको जबरदस्ती करना पड़ेगा विद टाइम करना पड़ेगा। जो आपने एज अ प्रोग्रेसिव सोच से अडेप्ट कर लिया बहुत जल्दी। और मैं इसमें ये भी कहना चाहूँगा कि जो हमारे डेयरी फार्मर भाई हैं उनको भी थोड़ा सा समझ करके चलना पड़ेगा कि काऊ डंग एक वेस्ट नहीं है। क्या होता है जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं ये ज़रूर बोलना चाहूँगा कि हमारे डेयरी फार्मर भाई लोग किसी भी कारण की वजह से, उनके अंडरस्टैंडिंग ना होने की वजह से या जगह की कमी की वजह से, वो अनफॉर्चुनेटली क्या कर रहे हैं जी, वो सारा जो डंप है उनका वेस्ट जो है जी, उसको काऊ डंग के समेत डाल के एक तरफ पे पाइल अप कर देते हैं। उसकी वजह से क्या हो पा रहा है जी, आप जो ये एक अमृत चीज़ है उसका यूटिलाइजेशन अच्छे से आप नहीं कर पा रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है जो डेयरी फार्म है उससे ज़्यादा पवित्र जगह तो कोई होनी नहीं चाहिए। अनफॉर्चुनेटली हमारे कुछ भाइयों के पास इंफॉर्मेशन नहीं है, कुछ भाइयों के पास माध्यम नहीं है, कुछ भाइयों के पास माध्यम और इन्फॉर्मेशन होने के बावजूद उस तरह का रुचि नहीं है, शायद उस वजह से वो कर नहीं पा रहे हैं। तो मैं थोड़ा सा कंटेक्स्ट दे दूं जो सर कहना चाह रहे हैं। वो बात ये कि जो डेयरी और जो गौशाला हैं उनमें से जो वेस्ट आप कहते हैं या जो हम कुछ भी मान लीजिए, जो काऊ डंग निकल रहा है या फिर जो बफेलो डंग निकल रहा है, वो एक अमृत है हमारी ज़मीनों के लिए। सिर्फ वो अंडरस्टैंडिंग चाहिए। और वेस्टेज कैसे हो रही है उसकी कि जब डेयरी वाला या गौशाला वाला उसकी ढेरी बनाकर रख देता है और उस पर बारिश और धूप लगती है तो उसमें जितने भी जीवाणु हैं वो मिट्टी में चले जाते हैं और वो उसमें से ख़त्म हो जाते हैं। और उसके साथ आप क्या कर रहे हैं कि जो बाकी वेस्ट है
आपका फार्म का कुछ भी इक्विपमेंट वेस्ट हो गया या कुछ हो गया, कूड़ा हो गया, कूड़ा हो गया, तो वो सब उसमें जा रहा है। वो सब उसमें जा रहा है। उसकी जी। वजह से क्या हो रहा है जी, जैसा आपने बोला, वो जीवामृत बनने के बजाय वो एक जीव के लिए नरक वो एक्चुअली वेस्ट बन रहा है। वो एक्चुअल वेस्ट बन रहा अब जब हम यूज करते हैं इसमें, जब हम कमर्शियल जगहों से गोबर लाते हैं या कावडंग लाते हैं, तो इसमें भी बहुत वेस्ट निकलता है। तो उसका कारण क्या है कि उसको हम ट्रीट ही नहीं कर रहे वैसा बिल्कुल। एज अ कोर प्रोडक्ट। है। बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ आपको, जैसे रुचि तो एक आखिरी चीज होगी, जी। लेकिन मेरी अंडरस्टैंडिंग में जी जानकारी फुल्ली अभी भी हमारे डेयरी भाइयों के पास नहीं है। सर, आपने बताया कि इसी फार्म में आपने स्ट्रॉबेरी करी। जी। स्ट्रॉबेरी क्या आपने ओपन में करी या पॉली हाउस में करी, और कैसे करी आपने, कहाँ से वो सीखा, या फिर कैसे आपके एक्सपीरियंस रहे उसको लेकर? जी। पहले वो बताओ, जी। फिर आप बाद में ये बताओ कि उसको आपने कहाँ बेचा, कैसे प्रोसेस किया। जी। प्लीज ये ब्रीफ करो। स्ट्रॉबेरी को जी हमने पहले नेट में शुरू करा। नेट फार्मिंग हमारे लिए एक सबसे पहला स्टेप था जी फार्मिंग के लिए। कारण इसलिए कि हमारे परिवार का, ऑल्दो मेरे पिताजी का रुचि रही है, उनके बचपन से उन्होंने छोटा हाउस प्लांट का एक होम गार्डन की तरफ से उन्होंने शुरू करा, और बताते हैं जिस उस समय पर बहुत आसान होता, बहुत कॉमन चीज़ होती थी। जी। उस ज़माने के बच्चे हॉबी की तरह से फार्मिंग करते थे। तो मुझे सुन के बहुत अच्छा लगता था, लेकिन एक तरफ से सुन के ये थोड़ा शर्मिंदा भी होता था कि हमें तो कुछ आता ही नहीं है जैसे जीवन में। तो इसलिए मुझे ऐसा लगा, मेरे पिताजी साथ में मदद करते समय, उस समय उन्होंने यही चीज़ समझाई थी लाइफ में कि आप जब भी कोई स्टेप लें वो आप थोड़ा सेफ होके चलें, तो आप सीख भी ज़्यादा पाएंगे, और आप नुकसान अगर हुआ भी तो ज़्यादा नहीं आप चलेंगे। तो हमने नेट फार्मिंग से शुरू करा। ओके। नेट फार्मिंग में क्या होता है जी, आप अपना एक तरह से जो नेट है वो एक इंसेक्टिसाइड से आपको मेजरली बचा पाता है एज कम्पेयर टू ओपन फार्मिंग। लेकिन उसकी खुद की भी कुछ शॉर्टकमिंग्स हैं। तो उसमें हमें ऐसा लगा कि हमारे एरिया का जो वातावरण है, जो एनवायरनमेंट है, उसमें हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उतना नहीं है, गर्मी नहीं है उतनी, गर्मी नहीं है, फिर बारिशें नहीं है इतनी। खैर बारिशों के से तो आपको नेट नहीं उतना बचा पाता, लेकिन जो आपके इंसेक्टिसाइड्स हैं उसको प्रोटेक्ट करने का मेन कारण रहता है। हाँ। तो हमने फिर शिफ्ट करा जी ओपन में। ओके। पर्सनली हमें ओपन लैंड में स्ट्रॉबेरी उगाने में ज़्यादा आउटपुट मिला है। हमने, जबकि नेट हमने ऑलमोस्ट 3-4 एकड़ के अंदर नेट हमारे थे, जिस पे हमने स्ट्रॉबेरी पहले उगाई। हमारे एक्चुअली जर्नी शुरुआत होने की वजह से हम नहीं उतना आउटपुट निकाल पा रहे थे, और प्लस हमें ऐसा लगता है कि नेट फार्मिंग जो है वो एक स्पेशलाइज्ड फार्मिंग है। उसकी तरफ जाने के लिए एक पहला स्टेप हो सकता है आपका, लेकिन आपको ओपन से शुरू करके नेट की तरफ जाना ज़्यादा समझदारी है। क्योंकि देखो, हम मान लो कोई किसान समृद्ध नहीं है, बिल्कुल जी, तो वो शुरुआत करने के लिए, कोई भी इंसान जो एग्रीकल्चर में आ रहा है, बिल्कुल जी, तो शुरुआत में वो नेट पर इतना पैसा नहीं लगा सकता, और उसको लगाना भी नहीं चाहिए जी। जो हमारे एक्सपीरियंस है, देखिए हम अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भाइयों के साथ शेयर करना चाहते हैं, ताकि वो अपने लाइफ में वो मिस्टेक्स ना करें जो हमने करी, या जो एक्सपीरियंस हमने गेन करे उनसे उनका फ़ायदा हो। नेट फार्मिंग एक बहुत ही खूबसूरत चीज़ है, लेकिन आप एक ग्रेजुएटेड फार्मर होने चाहिए उसको करने के लिए। और जी हमने तो अभी 12वीं भी नहीं पास करी फार्मिंग की, तो हम तो वो कर रहे हैं सभी। तो ओपन लैंड में हमने जब स्ट्रॉबेरी लगाई तो हमारी आउटपुट अच्छे से आई, हमें उसकी दिक्कतें समझ आई, क्योंकि एक तरह से जी पौधा जो है वो एक जीव है, और उसका जो भी एक बीमारी है, या उसको जो भी कष्ट है, या पानी की कमी है, या वेदर हार्श होने की वजह से उसको कुछ दिक्कत आ रही है, या कोई भी अदर जीव की वजह से उसमें कोई बीमारी आ रही है, वो चीज़ें समझ पाना बहुत आसान है। डेफिनेटली नुकसान बहुत होता है, लेकिन कंपेयर अगर हम करें दोनों में, तो आपको एक ओपन फार्मिंग में ना उसको संभालना थोड़ा आसान हो जाता है। अब अगर हम वापस से नेट की तरफ जाना चाहें, तो अब हम प्रिपेयर्ड हैं। अब हमें पता है किस तरह से उसको, क्योंकि हमें
ओपन इन्वायरमेंट में उसको जब बचाना आ गया तो क्लोज्ड इन्वायरमेंट में उसको हम और अच्छे से बचा सकते हैं और अच्छे से कर सकते हैं। तो उसकी जो प्योद है आप यहीं पर तैयार करते थे वो? जी नहीं, पौध हम महाराष्ट्र से, क्योंकि ये ऐसी क्रॉप है जी जो महाराष्ट्र के भाइयों ने ऑब्वियसली इसमें ग्रेजुएशन PhD प्राप्त कर ली हुई है, तो वहाँ से हम अपनी पौध लेते थे। और अब हमारा इस साल से ये है वर्किंग में जी कि हम पौध भी यहीं पे प्रिपेयर करेंगे अपने बाकी भाइयों को कॉन्फिडेंस देने के लिए कि ये क्रॉप है, क्योंकि एक तरह से इस स्ट्रॉबेरी के आसपास काफ़ी एक टैबू बन चुका था कि आप इसको एक स्पेसिफिक एरिया में ही उगा सकते हैं। लेकिन डेफिनेटली जो ज़्यादा गर्म जगहें हैं वहाँ पे तो आपको जी प्रोटेक्टिव फार्मिंग के ज़रिए ही स्ट्रॉबेरी को आप उगा सकते हैं, क्योंकि अगर ज़्यादा गर्मी होगी तो ये क्रॉप बहुत सेंसिटिव है। अच्छा, ये जो मेजर चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जो आपने स्ट्रॉबेरी की क्रॉप उगाई जी, तो उसका जो प्रोड्यूस है जी, वो अमूमन क्या रेट में मार्केट में बिकता था, और आपने क्या ऐसा किया कि आपको उससे अच्छा रेट मिला? वो क्या एक स्टेप था जिससे हमारे जो लोग आ रहे हैं या कर रहे हैं वो एक सीख ले सकते हैं कि वैल्यू एडिशन में क्या फ़ायदा है? देखिए, रेट आपका जो स्ट्रॉबेरी की क्रॉप का डिपेंड करता है, अगेन मैं आपको बोलूँगा आपके आसपास की मार्केट की डिमांड के हिसाब से करता है। अगर आपके आसपास की डिमांड रॉ स्ट्रॉबेरी की है तो सही सीज़न पे आप इसको अच्छे मूल पे, अच्छे रेट पे बेच सकते हैं। आप 700 से 1000 रुपये तक का एक लगभग रेंज एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बेस रेट मतलब कम से कम मरा समरा रेट? देखिए, मरा समरा रेट में तो जी आप अगेन ये मैं आपको एक रेंज इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि डिपेंड करता है आप किस माध्यम में बेच रहे हैं जी, कौन से क्षेत्र में बैठे हो वो भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है जी, और वो किस माध्यम से बेच रहे हैं। काफ़ी ऐसे किसान भाई हैं जो इस लेवल पे पहुंच चुके हैं कि उनका खुद का ई-कॉमर्स है, उनका खुद का प्लेटफॉर्म बन चुका है, तो उस वजह से उनको ज़्यादा रिटर्न आ पा रहा है। जी जी। लेकिन कुछ हमारे भाई ऐसे भी हैं जिनको सपोर्ट नहीं है, एक्सेस नहीं है, जी जी। उसकी वजह से वो उनको होलसेल मार्केट्स में बेचना ही रह जाता है। होलसेल मार्केट का एक अपना रूल्स एंड रेगुलेशन, मंडी बोल सकते हैं, मंडी जी, वो अपना एक रूल्स एंड रेगुलेशन है और अपना एक दायरा है, अपना एक तरीका है वहाँ पे आपको सेल करने का, वहाँ पे उसको आपका प्रोड्यूस को लेके आने का, और शेल्फ लाइफ जो है मैं कहना चाहूँगा वो एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। अगर आप स्ट्रॉबेरी को रॉ पैकेज करके सेल करते हैं तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है नोट करने की कि आपका जो शेल्फ लाइफ है वो कम रहता है। ओके। कारण बिकॉज जैसे मैंने आपको बोला है कि सेंसिटिव क्रॉप है, एक बहुत ही मुलायम क्रॉप है और पानी से बहुत जल्दी रिएक्ट करने वाली चीज़ है ये, मॉइस्चर को बहुत जल्दी रिएक्शन देने वाली क्रॉप है ये। इसको अगर हम शेल्फ लाइफ बढ़ाना चाहते हैं उस कारण की वजह से हमें प्रोसेसिंग की तरफ अपना ध्यान कर देना चाहिए। प्रोसेसिंग का सिंपल थॉट प्रोसेस ये है कि अब स्ट्रॉबेरी को आप किस तरह से उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ा सकते हैं ताकि अगर आपके रिटेलर होलसेलर के पास अगर वो 2-4 दिन एक्स्ट्रा पड़ा भी रहे तो वो खराब ना हो कंज्यूमर के लिए। करेक्ट। और वो जब जितना लंबा वो उनके शेल्फ पे, उनके स्टोर पे रह सकता है उतना ही आपका चांसेस एज अ फार्मर बढ़ जाता है उसकी प्राइस का ज़्यादा मूल अर्न करने में। तो ये एक। तो आपने कैसे किया, जैसे आपके प्रोड्यूस को कहाँ बेचा आपने? हमने मिक्स करा जी, क्योंकि रिटेल का हमारा एक्सपीरियंस कम था तो हमने मंडी का माध्यम लिया और उससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत सपोर्ट मिला हमको। मंडी में एक काफ़ी हद तक ये भी सीखने को मिला कि किस तरह से आप अच्छे से अपने प्रोड्यूस को पैकेज कर सकते हैं। पैकेजिंग एक अनदर चीज़ है जी जो हमारे फार्मर भाई, मुझे ऐसा लगता है, बहुत मिसअंडरस्टैंड करते हैं। पैकेजिंग सिर्फ एक बक्से में डाल देना नहीं है, उसके अंदर का एक डिटेल्ड प्रोसेस है। आपको पिकिंग से लेके
सॉर्टिंग से लेके हाँ पैकेजिंग तक की जो जर्नी है करेक्ट। वो सॉर्ट करना बहुत ज़रूरी है। और हम एज अ फार्मर काफ़ी हद तक इस चीज़ को ना समझने की वजह से हम घाटा कर रहे हैं खूब घाटा भी अपना। कर रहे हैं जी, और हम दूसरे के ऊपर इस चीज़ का, मुझे ऐसा लगता है, हम एक वो डाल देते हैं कि ब्लेम कर देते हैं जी, मैंने आपको दिया, आप तो रिटेलर है, होलसेलर है, ये तो आपका ध्यान है। ठीक है। लेकिन उनका भी इसमें क्या एक वो रोल रहेगा, क्योंकि अगर एक फार्मर एक तरह से अगर उसको पैकेज नहीं कर पा रहा, तो अगर ये चीज़ पहले ही मेरे और आपके बीच में तय हो, आप होलसेलर रिटेलर हैं और मैं फार्मर हूँ, मेरे और आपके बीच में ये चीज़ पहले ही तय हो जाए, तो हमारी वो चीज़ बहुत आसानी से मैनेज हो सकती है। हमारे को उस चीज़ के लिए कोई ज़्यादा वरी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो पैकेजिंग जो है वो मेरे हिसाब से बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो आपके सेलिंग की जर्नी को, चाहे आप होलसेल कर रहे हैं या रिटेल कर रहे हैं या डायरेक्ट कंज्यूमर को बेच रहे हैं, आप उसको बहुत अच्छे से क्रॉस कर सकते हैं। लेकिन ये जैसे प्रीमियम जो क्रॉप्स हैं स्ट्रॉबेरी जैसी जी या फिर फ्रूट्स हैं, जी बिल्कुल, उसमें तो वो चीज़ पॉसिबल है। बिल्कुल। लेकिन जो लोग वेजिटेबल्स की खेती कर रहे जी, हैं बिल्कुल। उसमें शायद ये चीज़ पॉसिबल नहीं। खैर उनकी शेल्फ लाइफ भी थोड़ी सी ज़्यादा होती है, उनकी शेल्फ लाइफ भी ज़्यादा comparatively। होती है। क्या ऐसे चैनल्स हम लोग सोच सकते हैं या फिर लोग सोच सकते हैं जो कि ऐसी क्रॉप्स उगा रहे हैं, या चाहे सब्जी उगा रहे हैं, चाहे फ्रूट्स उगा रहे हैं, जी। कि किनको वैसे रीच करें जिससे उनको जो मंडी है उससे कंपैरेटिवली ज़्यादा नहीं, 2x नहीं, लेकिन कंपैरेटिवली थोड़ा सा ज़्यादा प्रीमियम रेट मिल जाए, भले उन्हें प्रोसेस करना पड़े, पैकेजिंग करना पड़े। एक ब्रीफ थोड़ा सा वो दो। देखिए, मैं समझता हूँ मंडी एक स्टेबल, ऑनेस्टली अगर मैं आपको अपना एक ओपिनियन दूँ, हमारा जो 2021 से अभी तक का जो जर्नी रहा है, एक स्टेबल माध्यम ज़रूर है एक फार्मर के लिए कि उसका जो क्रॉप है उसका सप्लाई जो है वो इजीली मिल जाए। लेकिन मैं आपकी बात से बिल्कुल अग्री करता हूँ कि मंडी में हो सकता है कारणों की वजह से, मार्केट कंडीशन की वजह से उनको वो रेट ना मिल पाए जो उनको एक डायरेक्ट कंज्यूमर से मिल सकता है। तो मेरे ओपिनियन में जितने डायरेक्ट कंज्यूमर प्लेटफॉर्म्स जो हैं उनका माध्यम अगर हमारे फार्मर भाई इस्तेमाल कर सकें, तो मुझे लगता है उनको जो आप 2x 3x, मैं नहीं समझता कि 5x भी कमा पाना मुश्किल हो जाएगा उनको। ओके। लेकिन वो जो जर्नी है उसकी अपनी खुद के चैलेंजेस हैं। हाँ बिल्कुल। वो जर्नी जो है उसके अंदर आपको अपना एक दायरा और अपना एक मार्केट पोजीशन बनाना बहुत इम्पोर्टेंट है। काफ़ी ऐसे ब्रदर हैं, काफ़ी ऐसे हमारे फार्मर ब्रदर्स हैं जो महाराष्ट्र में और साउथ में और अब नॉर्थ की तरफ भी आ रहे हैं, जिन्होंने अपना एक काफ़ी अच्छा मार्केट रेपुटेशन बना लिया है, एक काफ़ी अच्छा ब्रांड पोजीशनिंग बना ली है, और उनसे हमें डेफिनेटली सीखना चाहिए। लेकिन मैं ये भी समझता हूँ कि जो ये डायरेक्ट टू कंज्यूमर की जर्नी है, ये एग्रीकल्चर में स्पेशली आप अकेले तय नहीं कर सकते। एग्रीकल्चर सेक्टर ऐसा है कि अकेले आप नहीं कर सकते। बिल्कुल जी, आपको एक गुट चाहिए, किसानों का हो, आपको एक गुट चाहिए जिस मार्केट में आप बेचेंगे उन लोगों का हो, या फिर कंज्यूमर का हो। बिल्कुल। तो वो तीनों ऐसे चलेंगे कि एक इकोसिस्टम में ही चल सकते हैं। बिल्कुल। बहुत अच्छा लगा अभिमन्यु जी आपसे बात करके, मुझे भी बहुत अच्छा सीखने को मिला सर जी। मुझे भी बहुत सीखने को मिला। आपको बहुत एक्सपीरियंस है, आपने बहुत एक बड़ी कंपनी आप चला रहे हैं, बहुत आपको एक एक्सपीरियंस है एग्रीकल्चर में, क्योंकि आपका एक इंटरेस्ट भी है इसमें। तो सर काफ़ी मदद मिली होगी लोगों को। आपके कीमती वक्त के लिए धन्यवाद। जरूर हम लोग जब भी पंचकुला आएंगे तो जरूर हम लोग दोबारा बैठेंगे, किसी नए टॉपिक पर बात करेंगे जिससे किसी की भी हेल्प हो सकती है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। धन्यवाद सर, बहुत बहुत सर। दोस्तों, ये है सर का फार्म। ये जो आपको ज़मीन दिख रही है पीछे, यहाँ पर ये लोग स्ट्रॉबेरी उगाते हैं ओपन में, और पीछे जो है नेट हाउसेज हैं। ये दोनों ज़मीन है, इसके पीछे वाली भी है, ये भी है, ये भी है। अभी यहाँ पर जो है वेजिटेबल्स की प्लानिंग है इनकी, क्योंकि स्ट्रॉबेरी अब अक्टूबर के सीज़न में लगेगी। पीछे पूरे पहाड़ शुरू हो जाते हैं। ये पंचकुला जगह है, और ये देखिए यहाँ पर जो है वर्मी कंपोस्टिंग का जो है इनका ये शुरू हो रहा है। हम लोग इसी के रिगार्डिंग ही यहाँ पर जो है आए हुए थे। तो
ये देखिए यहाँ से इनका जो है ये डेयरी फार्म है, आप गौशाला बोल लीजिए, डेयरी फार्म बोल लीजिए, और यहाँ से जो है फार्म की एंट्री है। तो बहुत अच्छी जगह है, बहुत ऊंचाई पर है, तो यहाँ पर जो है अच्छा जो है ये क्रॉप ले पा रहे हैं और अच्छे से एग्रीकल्चर को जो है कर पा रहे हैं, एज ए इनकम सोर्स भी बहुत अच्छा कमा रहे हैं।